वीरप्पन, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सिर्फ एक अपराधी का चेहरा? नहीं, ये नाम अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसे चंदन तस्कर की कहानी जिसने 20 सालों तक भारत की सबसे ताकतवर फोर्सेस को अपनी उंगलियों पर नचाया। तो आज हम सिर्फ उसके जुर्म की नहीं, बल्कि उस लंबी और अविश्वसनीय जंग की कहानी जानेंगे जो उसे पकड़ने के लिए लड़ी गई। चलिए आपको एक खास वक्त में ले चलते हैं। तारीख थी 18 अक्टूबर 2004 और रात के करीब 2 बज रहे थे। तमिलनाडु और कर्नाटका की सीमा पर घने काले जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जानते हैं, उस एम्बुलेंस में वीरप्पन का अंत हुआ, लेकिन ये अंत अपने पीछे 2 बहुत बड़े सवाल छोड़ गया। पहला, आखिर भारत के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक को पकड़ने में पूरे 20 साल क्यों लग गए? और दूसरा, अगर उसे पकड़ा भी गया तो कैसे? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें इस कहानी को आखिर से शुरू करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं ठीक उस आखिरी जाल से जिसमें वीरप्पन आखिरकार फंस गया। तो कल्पना कीजिए, तमिलनाडु के घने अंधेरे जंगल, बीच रास्ते में वो एक अकेली एम्बुलेंस, और उसके अंदर बैठा है वीरप्पन। उसे लग रहा है कि वो एक बहुत ही स्पेशल मिशन पर जा रहा है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई मिशन नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत ही सावधानी से बिछाया गया एक जाल था। ये कोई अचानक हुई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि सालों की प्लानिंग और एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन का नतीजा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये जाल बुना कैसे गया? देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जिसके लिए ये जाल बिछाया गया था। हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उस जंगल में जिसने वीरप्पन को वीरप्पन बनाया। तो कहानी शुरू होती है 1952 से। तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में वीरप्पन का जन्म हुआ। जंगल, वो उसका घर था, उसका खेल का मैदान। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपना पहला हाथी का शिकार अपनी आंखों से देखा, और 18 साल का होते होते वो खुद एक शिकारी बन चुका था। फिर 1970 के दशक में उस पर एक वन अधिकारी की हत्या का पहला आरोप लगा, और यहां से उसका सफर शुरू हुआ, जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने का। पहली सीढ़ी थी हाथी दांत की तस्करी, फिर वो चंदन की तस्करी की दुनिया में आया, और बहुत जल्द ये रास्ता उसे हत्या और अपहरण जैसे और भी खौफनाक जुर्मों की तरफ ले गया। और उसका ये साम्राज्य ये फैलता ही चला गया। अब वीरप्पन सिर्फ जंगल में छिपने वाला कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो उस जंगल का बेताज बादशाह बन चुका था। उसके दबदबे का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 6000 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा था उसका इलाका। एक ऐसा साम्राज्य जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3-3 राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ था। हाँ, उसके पास AK-47 जैसी बंदूकें थीं, बम थे, पूरा गिरोह था। लेकिन उसकी असली ताकत, उसकी असली पावर ये सब नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी जंगल की वो समझ जो किसी और के पास थी ही नहीं। वो उन रास्तों को जानता था जो किसी नक्शे पर थे ही नहीं। उसे पता होता था कि जंगल का मौसम कब बदलेगा और पुलिस की गश्त कहाँ और कब होने वाली है। तो यही बात इस सवाल को और भी बड़ा बना देती है कि आखिर ऐसे आदमी को, जिसके पास ऐसी ताकत थी, उसे पकड़ना 2 दशकों तक, मतलब 20 साल तक, नामुमकिन सा क्यों बना रहा? देखिए, ये कोई आम चोर पुलिस का खेल नहीं था, ये एक असली जंग थी। और सच तो ये है कि सालों तक इस जंग में वीरप्पन ही जीत रहा था। हालत ये हो गई थी कि 1987 तक पुलिस उसके इलाके में घुसने से भी डरती थी। वो हर बार जंगल की अपनी जानकारी के दम पर बच निकलता। उसे पुलिस के हर मूव की खबर रहती थी, और उसकी क्रूरता का आलम यह था कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें पुलिस वाले, अधिकारी और आम गांव वाले भी शामिल थे। तो फिर इन सब के बावजूद उस रात उस एम्बुलेंस में आखिर हुआ क्या? वो कौन सी कड़ी थी जिसने इस अजेय समझे जाने वाले वीरप्पन के अंत की कहानी लिख दी? एक बहुत ही सही बात कही गई है इसके बारे में। ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जो करीब 20 साल तक लड़ी गई। ये एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ घने जंगलों में नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों में और उसे पकड़ने वालों के दिमाग में भी लड़ी जा रही थी। तो अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं,
एक ऐसे इंसान को कैसे फंसाया जाए जो जंगल की हर पत्ती, हर रास्ते को जानता हो, एक ऐसा शख्स जो 2 दशकों तक इनविंसिबल लगता था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। आखिर उस आखिरी जाल के पीछे की रणनीति क्या थी?